माय डियर स्टूडेंट्स, मॉडर्न गुरुकुल चैनल में आप सबका स्वागत है। मॉडर्न गुरुकुल इज ए यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग योर कंसेप्ट्स एंड enhancing your knowledge for various exams. Today we are going to find the expression for the fringe width. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या था, थोड़ा सा अपन उसको एक बार फिर से ही देखते हैं शॉर्ट में। दिस इज द मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। स्लिट ऐसे लाइट निकलती है, इससे इक्वल डिस्टेंस पे दो स्लिट्स थी यहां पर। दिस इज सपोज S1, दिस इज S2। तो यहां से जो लाइट वेव्स बाहर निकलेंगी ऐसी, वो क्या होती है, दो स्लिट्स S1 S2 पे पहुंच रही हैं। मींस S1 S2 आर नाउ बिकम्स द सोर्स ऑफ, किसके सोर्स बन गए, लाइट के, है ना, सेकेंडरी वेव यहां से एमिट्स होंगी। तो यहां से बाहर निकल के ये स्क्रीन है, इस पे वो ओवरलैप होते हैं। तो हम यहाँ पे कंसीडरेशन लिख लेते हैं सबसे पहले। तो लेट वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, यहां से जो सोर्स है उसका, लाइट का जो सोर्स है, उससे कैसी वेव्स निकल रही हैं, मोनोक्रोमेटिक वेव्स निकल रही हैं। इससे S1 S2 क्या बन गए, आपके दो कोहेरेंट सोर्स हो गए, है ना। तो लिख देते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स S1 S2 इक्वल टू स्मॉल डी, यानी यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको अपन डी कंसीडर कर लेते हैं। ये डिस्टेंस S1 S2 के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, डी हो गई। ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन S1 S2 इज द स्मॉल डी। अब इस S1 S2 जो स्लिट्स है उससे जो स्क्रीन रखा हुआ है वो डी डिस्टेंस पे रखा हुआ, कैपिटल डी डिस्टेंस पे। दिस डिस्टेंस इज टेकन एज द कैपिटल डी। तो लिख देते हैं डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम स्लिट्स S1 S2 इक्वल टू कैपिटल डी। ठीक है, अब हम इसमें और कंसिडरेशन कर लेते हैं। और ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को हमने कैपिटल डी सपोज किया, और इज द पॉइंट वेयर द सेंट्रल फ्रिंज विल बी फॉर्म। वो अपन वो वाला पॉइंट ले लेते हैं। अब क्या हुआ कि S1 S2 से जो लाइट निकल रही है, वेव्स निकल रही हैं, वो जाके स्क्रीन पे सपोज करो कोई पॉइंट है P, यहां कहीं जाके वो ओवरलैप हो रही है। तो उससे हम क्या करते हैं, ये डिस्टेंस है ना, this is the point P at which we have to find out the पोजीशन ऑफ द फ्रिंज, और वहां पे वो ओवरलैप हो रही है तो हमको उसका पाथ डिफरेंस निकालना है। तो ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक की हम कंसीडर कर लेते हैं x। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं लेट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम O इक्वल टू x। ये xn भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब हमको क्या करना है, पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है, ये सब डाटा के बेस पर। पाथ डिफरेंस क्या होगा, S1 से लेके P की डिस्टेंस और S2 से लेके P तक की डिस्टेंस, इस डिस्टेंस का डिफरेंस होगा। तो उस डिफरेंस को हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो लिख लेते हैं इसको अपन, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, इसको आप यदि मान लो P से शो कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका S2P माइनस S1P, यानी ये हो गई S2P, ये डिस्टेंस हो गई S1P, इन दोनों का डिफरेंस। तो इसको अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए जरा, दिस इज द सपोज इक्वेशन नंबर 1।
अब पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं हम, यहां पर अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं दोनों जगह। ध्यान दें, ये डिस्टेंस डी हो गई है ना, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की जो रहेगी वो कितनी होगी, d/2 होगी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस d है। और ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, d/2 होगी। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, S1P। तो S1P कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम विधि लगाएंगे। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो उसके लिए अपन इनको अभी नाम दे देते हैं पॉइंट्स को, इसको A नाम दे देते हैं, इसको P नाम दे देते हैं। इसको तो यहां लिख लेते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल S1PA क्या मिल जाएगा हमको S1P की वैल्यू निकालनी, तो S1P स्क्वायर इक्वल टू S1A स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। इसको ले सकते हैं S1P स्क्वायर इक्वल टू S1A, यानी ये डिस्टेंस यहां से आता कि हमने क्या कंसीडर की, D, तो D स्क्वायर प्लस PA मींस ये डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस हमने यहां से आता कि x कंसीडर किए, ये डिस्टेंस d-2 है, तो ये बची हुई डिस्टेंस हो जाएगी आपकी x माइनस d/2 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको डाल देते हैं अपन, इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। और हम फिर क्या करेंगे, दूसरा वाला ट्रायंगल ले लेंगे, एंड फ्रॉम ट्रायंगल S2PB क्या लिख सकते हैं, S2P स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम में लगा रहा है इक्वल टू S2B स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। इससे मिल जाएगा हमको S2P स्क्वायर इक्वल टू S2B स्क्वायर मीन्स कैपिटल D है ना, तो हो गया कैपिटल D स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर मीन्स B से लेके P तक की डिस्टेंस, दिस इज द x एंड दिस इज द d/2, टोटल डिस्टेंस इज द x प्लस d/2 होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। अब हमें निकालना है S2P माइनस S1P है ना, तो S2P माइनस S1P निकालना है, इसको निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 और 2 को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 माइनस 2 आपको मिलेगा S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इक्वल टू S2P की वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्या मिलेगा, D स्क्वायर प्लस x प्लस d/2 स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर है, नहीं इसको माइनस कर देते हैं, तो ब्रैकेट लगा के लिख लेते हैं, D स्क्वायर प्लस x माइनस d/2 का स्क्वायर। ये क्या होगा सॉल्व करने पर, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, d स्क्वायर प्लस, इसको a प्लस b के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, क्या मिलेगा हमको, x स्क्वायर प्लस ट्वाइस x इंटू d/2 प्लस d/2 स्क्वायर माइनस ये वाले ब्रैकेट को भी सिमिलरली ओपन कर लेते हैं, तो d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस ट्वाइस x इंटू d/2 प्लस d/2 स्क्वायर। तो इस क्या जाएगा, ओपन करेंगे ब्रैकेट तो क्या आएगा, इक्वल टू d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये 2 and 2 कैंसिल आउट, तो प्लस xd प्लस d स्क्वायर अपॉन 4, यहां माइनस के साथ में ब्रैकेट भी ओपन कर देते हैं, तो माइनस d स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस xd फिर माइनस d स्क्वायर अपॉन 4। क्या हुआ इससे देखो, d स्क्वायर से d स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर, और ये d स्क्वायर अपॉन 4 से माइनस d
डी स्क्वायर अपॉन 4 कैंसिल, तो आपको मिलेगा एक्स डी प्लस एक्स डी यानी ट्वाइस ऑफ एक्स डी। तो इसको हम यहां लिख लेते हैं। तो ये क्या मिल जाएगा हमको, दिस इंप्लाइज S2p स्क्वायर माइनस S1p स्क्वायर इक्वल टू, सॉल्व करने पे कितना मिला हमको, ट्वाइस ऑफ एक्स डी, ट्वाइस एक्स डी। इसको ले सकते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। इसको लिख देंगे S2p प्लस S1p एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में S2p माइनस S1p इक्वल टू ट्वाइस एक्स डी। हमें क्या निकालना, पाथ डिफरेंस है ना, S2p माइनस S1p, तो ये आ गया S2p माइनस S1p। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, S2p माइनस S1p इक्वल टू ट्वाइस एक्स डी अपॉन S2p प्लस S1p। से दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। अब हम कंसिडरेशन की बात करते हैं। ये जो डिस्टेंस है ये मिलीमीटर्स में है, ठीक है, ये डिस्टेंस मिलीमीटर में, ये डिस्टेंस यंग्स एक्सपेरिमेंट्स में मीटर्स में थी, 2 मीटर के आसपास कुछ डिस्टेंस थी। तो आप देखो कि ये जो डिस्टेंस है या ओ पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है P, वो क्या है, ओ के बहुत ज्यादा पास में ही है। भले यहाँ फिगर में एक्सप्लेन करने के लिए हमने इतने दूर बना के रखा है। बात समझ में आ रही है हम क्या बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये मीटर्स में है और ये मिलीमीटर्स में है। तो ये जो P पॉइंट्स है वो O के बहुत क्लोज है, वो एक्चुअल में एक्सप्लेन करने के लिए बहुत दूर दूर बना के रखा है उसको अपन ने। वी कैन राइट S2p इस लगभग किसके बराबर होगा, S1p के बराबर होगा, और उसको अपन किसके इक्वल मान सकते हैं, D के इक्वल ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो पॉइंट P है वो लगभग O के पास में ही है, बहुत दूर नहीं है। इसमें हम वैल्यू पुट करें तो हमको क्या मिल जाएगा, S2p माइनस S1p इक्वल टू ट्वाइस एक्स डी अपॉन, ये भी डी गया और ये भी डी, तो d प्लस डी यानी 2d हो गया। दिस विल गिव्स यू, और S2p माइनस S1p क्या, पाथ डिफरेंस है, तो आपको मिल जाएगा पाथ डिफरेंस p इक्वल टू एक्स डी अपॉन कैपिटल डी। तो इस प्रकार से हमने पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद में हमारा काम क्या हो जाएगा, दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। इसके बाद में हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के हिसाब से ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ निकालने की कोशिश करते हैं। अब हम निकालते हैं पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज का, ब्राइट फ्रिंज निकालने के लिए हमको वो पॉइंट से निकालना पड़ेगा जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ना। तो ये किसकी कंडीशन है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन लिखते हैं अपने आप, है ना, फ्रॉम द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस P इक्वल टू एन लेमडा होता है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। ये हमें पहले से मालूम है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 और 6 दोनों को इक्वल कर देंगे। तो मिल जाएगा हमको फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th मिलेगा क्या, एक्स डी अपॉन कैपिटल डी इक्वल टू एन लेमडा। इससे मिलेगा x इक्वल टू, डी ऊपर चला जाएगा, एन लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी। या इसको हम जनरल फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं x की जगह में एक्स एन इक्वल टू एन लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी।
दिस इज द पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, है ना, which is the position of nth ब्राइट फ्रिंज। अब हम डिफाइन करते हैं फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ क्या होती है? दो कंटिन्यूस फ्रिंज के बीच की, दो कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस होती है। तो ब्राइट फ्रिंज की बात करें तो उसको क्या रहेगी डेफिनेशन? द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज। एक्चुअल में डेफिनेशन क्या फ्रिंज विड्थ की? द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज इज कॉल्ड द फ्रिंज विड्थ। एक्शन निकल गया, इसको अपन डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 7। और यहां पर n की वैल्यू क्या है? वेयर n इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन। अब हम इससे क्या कर सकते हैं? n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 रखकर डिफरेंट पोजीशंस पे अपन फ्रिंज को निकाल सकते हैं, है ना। फॉर सेंट्रल फ्रिंज क्या पुट करेंगे? n इक्वल टू 0। तो हम इसमें n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? जब इसमें 0 पुट कर दिए तो xn इक्वल टू 0 मिल जाएगा, है ना। तो इसको x0 इक्वल टू 0, यानी कि जो हमारी सेंट्रल फ्रिंज है वो कैसी होगी? ब्राइट कलर की होगी। और कहां पर बनेगी? O पॉइंट पर बनी होगी। पोजीशन ऑफ फर्स्ट फ्रिंज यानी x1। कौन सी फ्रिंज है? सब ब्राइट फ्रिंजेस की बात हो रही है यहां पर, है ना। x1 इक्वल टू कितना मिलेगा? n की वैल्यू 1 रख दी तो हमको मिल जाएगा लैम्डा d अपॉन डी। पोजीशन ऑफ सेकंड फ्रिंज, सेकंड ब्राइट फ्रिंज x2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको? 2 लैम्डा d अपॉन डी। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब इसी प्रकार से आप थर्ड फोर्थ सबकी अपन निकाल सकते हैं। अब हमें क्या करना है? फ्रिंज विड्थ निकालनी है। तो फ्रिंज विड्थ की डेफिनेशन क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज। तो यहां पर nth फ्रिंज की पोजीशन है हमारे पास में, तो हम फ्रिंज विड्थ को क्या डिफाइन कर सकते हैं? जिसको बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये nth फ्रिंज की पोजीशन है तो होगा xn माइनस xn-1। आप इसको ऐसा भी निकाल सकते थे xn+1 माइनस xn, ये भी चलेगा। तो बीटा इक्वल टू क्या निकल जाएगा यहां पर? xn की पोजीशन है n लैम्डा d अपॉन डी माइनस xn-1 क्या होगा? इस n की जगह में n-1 आ जाएगा तो आएगा n-1 लैम्डा d अपॉन डी। इससे मिल जाएगा बीटा इक्वल टू क्या कॉमन निकल रहा है? देखो लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी कॉमन निकल रहा है, तो अंदर क्या बचेगा? n-1 इनसाइड द ब्रैकेट लैम्डा डी अपॉन डी। दिस विल गिव्स यू, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो n-n+1, n से n कैंसिल होगा और आपको सीधे मिलेगा बीटा इक्वल टू, चल लिख देते हैं स्टेप। बीटा इक्वल टू आप क्या कर रहे हैं? ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो मिलेगा n-n+1 इंटू लैम्डा डी अपॉन डी। दिस विल गिव्स यू बीटा इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी। इस प्रकार से हमको फ्रिंज विड्थ की वैल्यू मिल गई। दिस इज द इक्वेशन नंबर 8। अब हम क्या करेंगे? अभी हमने किसके लिए निकाला? ब्राइट फ्रिंज के लिए निकाला। अब हम क्या करेंगे? सेम चीजें किसके लिए निकालेंगे? डार्क फ्रिंज के लिए निकालेंगे। नाउ पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज ये कहां से होती है? जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ना। तो इसके लिए क्या निकालेंगे हम? यहां जो अभी पिछले
ब्राइट फ्रिंज के लिए हमने जो कंडीशन लगाई थी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो यहां पर हम किसकी कंडीशन लगाएंगे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो लिख सकते हैं फ्रॉम द कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या कंडीशन है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की? पाथ डिफरेंस इक्वल टू क्या कंडीशन होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की? पाथ डिफरेंस P इक्वल टू 2n-1 lambda upon 2. This is the equation number 9. Now from equation 5th and 9th, तो ये हमने क्या कर दिया कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन लिख ली। इसमें जो पार्ट डिफरेंस है उसको इससे इक्वेशन नंबर 5 में जो मिला था उससे अपन इक्वेट कर लेते हैं। तो हमको मिल जाएगा एक्स डी अपॉन कैपिटल डी इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। इससे x की पोजीशन मिल जाएगी, x इक्वल टू 2n-1 लैम्डा d अपॉन 2d। ये कंडीशन मिल गई। या इसको हम लिख लेते हैं xn के फॉर्म में। तो xn बिकॉज इट इज द, यहां पर n है तो इसको xn लिख लेते हैं। xn इक्वल टू 2n-1 लैम्डा d अपॉन 2d। ये जो वैल्यू मिली है ये किसकी वैल्यू हो गई? किसकी पोजीशन हो गई? वो nth डार्क फ्रिंज की पोजीशन हो गई, है ना? विच इज द पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज। है ना? यहां पर इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 10 और n की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई? वेयर n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, ये वैल्यूज हो गई। सेंट्रल वाली तो हमारी ब्राइट फ्रिंज बन ही गई थी, तो उसके लिए तो अपन को कुछ निकालना नहीं है। अब हम इससे क्या कर सकते हैं? फर्स्ट सेकंड थर्ड इस प्रकार से जो डार्क फ्रिंजेस हैं उनकी हम पोजीशन को निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं यहां पर। पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां पर n की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। जैसे हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? ये हो जाएगा आपका 2 × 1 यानी 2 - 1 यानी 1 आ गया लैम्डा d अपॉन 2d। फिर पोजीशन ऑफ सेकंड डार्क फ्रिंज x2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा? यहां पर आप n की जगह में 2 रख दीजिए तो क्या मिलेगा? 2 × 2 4 - 1 3, तो 3 लैम्डा d अपॉन 2d। एंड पोजीशन ऑफ, इसी प्रकार से आप बाकी भी निकाल सकते हैं। चलो थर्ड भी निकाल लेते हैं। पोजीशन ऑफ थर्ड डार्क फ्रिंज x3 इक्वल टू 3 रखेंगे तो 2 × 3 6 - 1 5 लैम्डा d अपॉन 2d। तो इस प्रकार से हम सब कुछ निकाल सकते हैं एंड सो ऑन, है ना? नाउ फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ की डेफिनेशन सेम है अपनी, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क और ब्राइट फ्रिंज। तो यहां पर हम निकालते हैं फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? xn - 1। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? xn की वैल्यू पुट कर दे। xn की वैल्यू कितनी है? 2n - 1
लेमडा डी अपॉन 2d। ये हमने इसकी वैल्यू रख दी। क्या वैल्यू आ गई आपकी? 2n-1 लेमडा डी अपॉन 2d यहां से आ गया। अब रखना है xn-1। xn-1 कैसे आएगा? इसी फॉर्मूले में n की जगह में हम क्या कर देंगे, n-1 रख देंगे। तो क्या आएगा यहां पर -2, इस n की जगह में n-1, तो n-1 है ना, फिर -1 एक बार और, तो इसको अपन ब्रैकेट के अंदर बना के रख देते हैं। 2n-1 लेमडा डी अपॉन 2d, विच इज इक्वल टू क्या होगा? इसमें से हम जो कॉमन निकल रहा है कॉमन ले लें, तो लेमडा डी अपॉन 2d कॉमन निकल गया। अंदर क्या बचेगा? 2n-1, फिर ये वाला माइनस, एक ब्रैकेट लगा के लिख लेते हैं। यह आएगा, क्या लिख लेंगे इसको अपन ब्रैकेट लगा के, माइनस ये वाला, और लिखेंगे अपन 2n-1 -1, और ब्रैकेट के बाहर है अपना लेमडा डी अपॉन 2d। इसके बाद में अगली स्टेप क्या आएगी? बीटा इक्वल टू इनसाइड द ब्रैकेट 2n-1 माइनस, यहां के ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा? 2n-2, और ये वाला फिर -1, और ब्रैकेट के बाहर है आपका लेमडा डी अपॉन 2d। दिस विल गिव्स यू बीटा इक्वल टू, अब यहां पे अपन ब्रैकेट पूरी तरह से ओपन कर लेते हैं, 2n-1 माइनस 2n, ये क्या होगा? -2 -1 तो -3 है ना, इस -3 का इस माइनस से इंटू हुआ तो +3, इनसाइड द ब्रैकेट लेमडा डी अपॉन 2d। इसे क्या मिल जाएगा? बीटा इक्वल टू, अब क्या आ रहा है? 2n और ये 2n कैंसिल, 3 में से -1 हो गया तो 2 आ गया, तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? केवल 2 इंटू लेमडा डी अपॉन 2d। इससे मिलेगा बीटा इक्वल टू 2n, 2 भी कैंसिल हो गया, मिलेगा आपको लेमडा डी अपॉन d। इस प्रकार से आपको ये फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला मिला। दिस इज द इक्वेशन नंबर 11। यदि हम इक्वेशन 8 की बात कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या मिला था? उसमें हमको ब्राइट फ्रिंज की विड्थ मिली थी, यहां डार्क की मिल रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि इट विल बी द सेम फॉर द डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज। तो क्या कंक्लूजन हो गया हमारा? फ्रिंज विड्थ विल बी द, या कैसी हो गई? सेम हो गई। किसके लिए? डार्क फ्रिंज के लिए भी और ब्राइट फ्रिंज के लिए भी, है ना। तो ये हम जनरल फ्रिंज विड्थ की बात करेंगे तो यही फार्मूला बोलेंगे, बीटा इक्वल टू लेमडा डी अपॉन डी। तो इस तरह से हमने फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया। इस प्रकार से हमको फ्रिंज विड्थ का फार्मूला मिल गया, बीटा इक्वल टू लेमडा डी अपॉन डी। इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि जो फ्रिंज विड्थ है बीटा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेमडा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपिटल डी, मींस डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन। और क्या मिल रहा है? ये स्मॉल डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जो दोनों स्लिट्स S1 S2 थी उनकी विड्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यदि मान लीजिए कि हमने पूरे इंस्ट्रूमेंट को ले आके किसी एक ऐसे लिक्विड में डिप कर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है ना, क्या कर रहे हैं हम? पूरे सिस्टम को ऐसे मीडियम में डिप कर रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तब फ्रिंज विड्थ पे क्या इफेक्ट होगा ये हमको देखना है। थोड़ा सा ध्यान दो, जब हम पूरे सिस्टम को म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में डिप करेंगे तो क्या होगा? कैपिटल डी में कोई चेंज आएगा क्या? हमारे पास में 3 क्वांटिटीज हैं यहां पर। हमारे पास में क्या क्या है, लिख देते हैं कंडीशन हम भी। व्हेन
when whole arrangement is dipped into a medium of refractive index म्यू वाले मीडियम में इसको हमने डिप कर दिया तो क्या होगा, हम देख रहे हैं डी नो चेंज, स्मॉल डी इसमें भी कोई चेंज नहीं, केवल लैम्डा क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा, है ना, विल चेंज, है ना, वेवलेंथ चेंज होगी। वेवलेंथ चेंज किस प्रकार से होती है, हम देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लैम्डा का क्या रिलेशन है, तो आपको सबको ध्यान होगा शायद, है ना, क्या रिलेशन होता है, म्यू इक्वल टू लैम्डा इन एयर अपॉन लैम्डा इन मीडियम। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, लैम्डा इन मीडियम की बात करें तो इक्वल टू जाएगा लैम्डा इन एयर। यदि मान लो जो लैम्डा है ये एयर में है ना, तो हमको मिल जाएगा लैम्डा इन एयर अपॉन म्यू। तो क्या चेंजेस हो जाएंगे हमारे बीटा में, मींस वी कैन राइट बीटा डैश कर देते हैं उसको, है ना, या बीटा मीडियम में है तो बीटा एम कर देते हैं इसको। चलो ये इसको एयर सपोज कर लें तो ए लिख लेते हैं अभी के लिए, तो बीटा एयर में हो गया और ये बीटा मीडियम में हो गया। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा की जगह में जाएगा लैम्डा मीडियम, लैम्डा इनसाइड द मीडियम इनटू डी अपॉन स्मॉल डी। ये फॉर्मूला बना है, या इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लें तो हो जाएगा बीटा इन द गिवन मीडियम, लैम्डा एम की वैल्यू रख दें लैम्डा एयर अपॉन म्यू, उसको अपन लैम्डा एयर को लैम्डा लिख रहे हैं तो क्या मिल जाएगा हमको, लैम्डा अपॉन म्यू, है ना, लैम्डा अपॉन म्यू और ये डी अपॉन डी। इतनी क्वांटिटी क्या थी अपनी एयर में फ्रिंज विड्थ थी, तो बीटा एम, बीटा इनसाइड द मीडियम विल बिकम द 1 अपॉन म्यू टाइम्स ऑफ द बीटा इनसाइड द एयर, ये रिलेशन आएगा। सीधे सीधे अपन बोल सकते हैं फिर अब डायरेक्ट, अब ध्यान रखेंगे कि यदि हम पूरे ऑपरेटर्स को ऐसे मीडियम में पुट कर रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी, डिक्रीज होके 1 अपॉन म्यू टाइम्स हो जाएगी, इट विल बी डिक्रीज और बिकम्स 1 अपॉन म्यू टाइम्स। एक रिलेशन ही रखना है ध्यान में। फिर इन्हीं पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, उसमें क्या करते हैं, इन डाटा को लैम्डा को डी को स्मॉल डी को वेरी करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन आते हैं, जनरली अपन पूछ सकते हैं कि मान लीजिए कि हम आपसे पूछेंगे रेड कलर के लिए, यदि मान लो कैपिटल डी और स्मॉल डी सेम है तो किस कलर के लिए फ्रिंज विड्थ, किसकी फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी, रेड कलर की कि वॉयलेट कलर की। अब हम उसके लिए देखिए वेवलेंथ में रिलेशन क्या होता है, किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, रेड कलर की ज्यादा होती है, तो सिंस लैम्डा आर इज ग्रेटर देन लैम्डा वी, वी फॉर वॉयलेट, है ना, रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है वॉयलेट कलर से, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो बीटा आर आएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका बीटा वॉयलेट से ज्यादा होगा। मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर रहे हैं, सब कुछ सेम रख रहे हैं, तो रेड कलर के लिए जो फ्रिंज विड्थ आएगी वो ज्यादा आएगी, इसके लिए वो कम आएगी। तो इससे रिलेटेड छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, उसको अपन नेक्स्ट डे अपन इसको कंप्लीट करेंगे। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे शेयर एवं लाइक अवश्य करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। इस टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।